वंशिका ने अभी रसोई का काम निपटाया ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। भला इस समय कौन आया होगा। वंशिका दरवाजे खोलने जा ही रही थी कि इतने में सासू माँ मोहिनी जी अपने कमरे में से निकलकर बाहर आई और जाकर दरवाजा खोल दिया। सासू माँ की स्फूर्ति देखकर वंशिका हैरान रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे में से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा ले। खाना भी वंशिका ने ही उन्हें कमरे में ही परोसा था। ऊपर से दूसरी हैरानी की बात यह थी कि उनके दरवाजे खोलते ही ननद नंदोई मनन और ललिता अंदर आए। इतनी रात को अचानक दोनों कैसे आ गए, वो भी अपने 2 साल के बेटे के बिना, जिसका बहाना कर वो लोग रात को अक्सर आने से बचते थे। उन्हें देखकर वंशिका मुस्कुरा कर कुछ पूछने को हुई कि वो लोग चुपचाप मोहिनी जी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। ना कोई नमस्ते ना ही कुछ और। कमरे में पहुंचते ही मोहिनी जी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर वंशिका हैरान थी। आखिर चल क्या रहा था घर में। वंशिका सारे विचारों को झटाकर अपने कमरे में गई तो उसके पति रोहन ने उससे पूछा, कौन आया है। मनन जी और ललिता आए हैं। इतनी रात को पता नहीं मम्मी जी के कमरे में है, दरवाजा अंदर से बंद है। आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में। रहने दो, तुम इग्नोर करो। अब दरवाजा अंदर से बंद ही कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ, कहकर रोहन दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पर उसका व्यवहार वंशिका को बड़ा अजीब लगा। सचमुच ये व्यवहार अजीब था। जिस बहन के आने पर भाई दौड़ता हुआ उससे मिलने चला जाता था, आज उसके आने पर दूसरी तरफ मुंह करके सोया है। आखिर क्या कहे इसे। अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ सही था। घर में ससुर जी, सासू माँ, मोहिनी जी, रोहन और वंशिका और उनका 4 साल का बेटा आर्यन ही थे। घर में ससुर जी की ही चलती थी, जिसके सामने मोहिनी जी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। मोहिनी जी का अधिकतर झुकाव अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। अक्सर कई बार ललिता से संबंधित बातों को लेकर वो वंशिका और रोहन को सुना देती थी, पर उनके पति अपने बेटे बहू का ही साथ देते थे, इसलिए उन्हें चुप होना पड़ता था। कई बार उनके पति उन्हें समझा चुके थे, यूं बेटे बहू पर दबाव मत डाला करो, बेटी तो आते से ही आएगी पर बेटे बहू ही तुम्हारे साथ होंगे। तब मोहिनी जी चिढ़कर कहती, आजकल कोई बेटा बहू निहाल नहीं करते। लेकिन अभी 3 महीने पहले ससुर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उन्हें लकवा हो गया। इस कारण से वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए। उस दौरान उन्हें संभालने का काम रोहन और वंशिका ने ही किया था। ललिता तो 1-2 बार उनसे मिलने आई और 2-3 घंटे रुक कर वहाँ से चली गई। जब कुछ सप्ताह बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस दौरान वंशिका ने ललिता से मदद जरूर मांगी थी, पर उसने अपने बच्चे का बहाना कर दिया और वो आई ही नहीं। जबकि उनके सास ससुर ने खुद रोहन के सामने उसे वहाँ रहने के लिए कह दिया था। वो लोग तो अपने पोते की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो गए थे, पर ललिता आई नहीं। यहाँ तक कि उसके पति मनन ने भी काम का बहाना कर दिया। जब 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई, बस तब से सब कुछ बदल गया। तब तो 15 दिन ललिता यहाँ रुकी भी थी और तब से इस 1.5 महीने में तकरीबन 10 बार चक्कर लगा भी चुकी थी। यहाँ तक कि मनन जी भी अब उसके साथ बार बार यहाँ आ रहे थे। अब यह सब रोहन को अजीब लगा तो उसने इस बारे में पिछली बार मोहिनी जी से बात की। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी नाराज हो गई। मोहिनी जी ने जो कुछ कहा उसके बाद रोहन पूरी तरह से चुप हो गया। मोहिनी जी ने कहा था, ललिता और मनन जी सही कहते हैं, तुम लोग पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहते हो। अभी तो मेरी बेटी क्यों आ रही है यही सवाल कर रहे हो, लेकिन कल को मुझे ही वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाओगे। यह सुनकर रोहन सकेत में आ गया। इतने से दिनों में इतना जहर भर दिया इन लोगों ने। मोहिनी जी के मन में उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसने उन्हें समझाना भी चाहा, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उसके बाद से रोहन ललिता के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। खैर वंशिका अपने पलंग पर आकर लेट गई। चाय पाने के लिए उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि अगर वो पूछने भी जाती तो मोहिनी जी या ललिता इल्जाम लगा देती कि ये लोग हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ आए हैं। वैसे भी ये रिश्ता ऐसा हो चुका था कि अब ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। ललिता और मनन शायद चले गए थे। वंशिका ने बाहर आकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और मोहिनी जी का कमरा भी। तो वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और स्कूल रवाना कर दिया। इधर रोहन भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था।
तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आया ही था कि इतने में मोहिनी जी हाथ में कोई पेपर लिए उसके पास आई और रोहन के सामने रखते हुए बोली, रोहन जाने से पहले इन पेपर पर साइन कर देना। रोहन ने हैरानी से उन पेपर की तरफ देखा और कहा, ये कैसे पेपर है? गांव की जमीन के पेपर है जो आज भी तुम्हारे दादाजी के नाम पर है। तुम्हारे पापा को तो बोलते बोलते भी उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। अब मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं उसे बेचना चाहती हूँ। इसके लिए वो जमीन मुझे अपने नाम करवानी है, इसलिए तुम्हारा साइन चाहिए। ललिता ने भी इस पर साइन कर दिए हैं। आपको पैसे की जरूरत है पर किस लिए? रोहन ने सवाल किया। तुझे उससे क्या? मोहिनी जी ने कहा, शायद पैसों की जरूरत आपको नहीं, आपकी बेटी दामाद को है। रोहन ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। मोहिनी जी एक बार तो झेप गई। हाँ, है जरूरत मेरी बेटी जमाई को। उनका बिजनेस सेट करने के लिए पैसों की जरूरत है और ये पैसा मैं उसी को दूंगी। तेरा क्या है? तेरे पास तो सरकारी नौकरी है पर मेरी बेटी जमाई तो परेशान हो रहे हैं ना। ये सुनकर रोहन और वंशिका दोनों सकेत में आ गए। मम्मी, सरकारी नौकरी मुझे घर बैठे नहीं मिली है, मैंने भी मेहनत की है तब जाकर ये नौकरी मिली है। और रही बात तुम्हारी बेटी जमाई की, तो उनके पास कोई कमी नहीं है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अरे मनन जी तो खुद इकलौते बेटे हैं, अपने पापा का साथ दे तो खुद बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो तो करना ही नहीं चाहते हैं, रोहन ने कहा। पर मोहिनी जी तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई। उन दोनों ने मोहिनी जी को समझाना चाहा, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर थक हार कर रोहन ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं ये जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे भी मेरा हक चाहिए। देखा ना, आ गया ना अपने वाले पर। सच ही कहती थी ना मैं। बेटा बहू कभी निहाल नहीं करते, जो कहना हो वो कहो मम्मी। बेटे बहू तो वैसे भी बदनाम है, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेटी दामाद के प्यार में। मैं रोड पर नहीं आना चाहता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर भले अपना हिस्सा उसे दो या अपनी बेटी पर लुटाओ, चाहे कुछ भी करो, रोहन ने कहा। आखिर मोहिनी जी ने रोहन को काफी कुछ सुनाया, ये सोच कर कि वो मान जाएगा, लेकिन रोहन तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मोहिनी जी ने ललिता और मनन को भी फोन लगा दिया तो वो दोनों भी उसी समय आ गए, पर रोहन की जिद के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर तब ललिता बोली, भूल मत, ये मकान मम्मी का है, ये आज चाहे तो तुम लोगों को घर से निकाल सकती है, मकान तो इसी के नाम पर है। अचानक मोहिनी जी ने कहा, क्या आपने मकान भैया के नाम कर दिया? ऐसी बेवकूफी कैसी कर सकती हो आप? ललिता ने कहा, अरे 2 कमरों का ही तो मकान था, इसे पूरा बनवाने के लिए लोन उठाना था। अब इसकी सरकारी नौकरी थी तो कम ब्याज के कारण तेरे पापा ने ये मकान इसके नाम कर दिया। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है? सच में अक्ल नहीं है आप में? पहले पापा से बातें सुनती रहती थी, अब भाई की बातें सुनती रहो। तुम इसी लायक हो। ललिता चिल्लाते हुए बोली। बेटा क्या बोल रही है तू? अचानक ललिता को इस तरह बोलते देखकर मोहिनी जी ने कहा, अब क्यों बेवजह समय खराब कर रही हो? जो जमीन से हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा ले लो और चलो यहाँ से। अचानक मनन ने कहा। उसकी बात सुनकर ललिता ने वो पेपर मोहिनी जी के हाथ से ले लिए और वहीं फाड़ कर फेंक दिए। नहीं करना मुझे कोई हक त्याग, मुझे तो मेरा भी हिस्सा चाहिए, कहकर ललिता पैर पटकती हुई वहाँ से मनन के साथ रवाना हो गई। मोहिनी जी ये सब देखते ही रह गई। कैसे बेटे जमाई ने एकदम से रंग बदल दिया। मम्मी हो गई तसल्ली, यह बात हम आपको समझाना चाह रहे थे पर आपको समझ में ही नहीं आ रही थी। अचानक वंशिका ने कहा, अरे जो बेटी अपने बीमार पिता के लिए नहीं आ पाई, अचानक उसके पास इतना वक्त कैसे हो गया कि उनके मरते ही वो आपके पास बार बार आने लगी। कभी कभी कुछ खून के रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं, रोहन ने कहा। आखिर रोहन और वंशिका की बात सुनकर मोहिनी जी अपने सा मुंह लेकर रह गए। कुछ समय बाद रोहन ने वो पुरानी जमीन बेचकर आए हुए पैसों में से उसके 3 हिस्से कर दिए। ललिता को उसका हिस्सा दे दिया और एक हिस्सा मोहिनी जी के नाम कर दिया। लेकिन उसके बाद ये रिश्ता वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। न ही ललिता इस रिश्ते को निभाना चाहती थी और ना ही अब मोहिनी जी इस रिश्ते को रखना चाहती थी। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।